नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, भारतवर्ष ने सारे विश्व को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए भारतवर्ष को सभी माँ कहकर पुकारते हैं। चाहे आयुर्वेद की बात हो, चाहे दशमलव की बात हो, चाहे कलन गणित की बात हो, ज्यामिति की बात हो, बहुत कुछ लोगों ने यहाँ से पाया है और जो यहाँ आए हैं, वो यहाँ के ही होकर रह गए हैं। एक बहुत विशेष चीज भारतवर्ष ने सारे विश्व को दी है और वो है परिवार का कॉन्सेप्ट। परिवार कैसा होता है, परिवार की आवश्यकता क्यों होती है, ये भारतवर्ष ने ही सारे विश्व को सिखाया है। लेकिन विडंबना ही है या दुर्भाग्य ही है कि जिस देश ने सारे विश्व को परिवार की परिभाषा सिखाई है, आज वहीं परिवार टूट रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है। कैसे परिवारों को टूटने से बचाया जाए? क्या हो सकता है इस समस्या का समाधान? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ। आइए आज भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अभिनंदन करते हैं आज की कड़ी में आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। दुख होता है जब अपनी संस्कृति को देखते हैं, इतनी महानतम संस्कृति, प्राचीनतम संस्कृति जिसने सारे विश्व को ये दिया कॉन्सेप्ट, लेकिन आज हमारे ही परिवार टूट रहे हैं। कैसे बचाया जाए? टूटने के कारणों पे गौर करना पड़ेगा और जो मूल चीज़ है हर व्यक्ति को समझनी पड़ेगी। हो क्या गया है कि चलते चलते कुछ वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव, कुछ अपनी महानताओं की जानकारी का अभाव, कुछ एजुकेशन इस तरह की बढ़ी कि उसमें अपनी कल्चर और अपनी महानताएं, अपनी जो माइथोलॉजी है उसका जरा भी ज्ञान किसी ने नहीं दिया। तो मनुष्य के अंदर स्वार्थ बढ़ता गया, ईगो बढ़ता गया, विकार बढ़ते गए, धन के प्रति लोभ बढ़ता गया। तो इस कारण ये अभी हुई तो थोड़े ही समय से, भारत में ये समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मैं इसका विकराल रूप मात्र 10-12 साल से देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, जबकि बहुत सारे ऐसे केसेज हमारे पास आने लगे हैं कि परिवार जहाँ बहुत अपनापन होता था मनुष्य में, कि एक नारी ने जब उसकी शादी हो गई, जो उसका पति हो गया, वो फाइनल, बस नारी को दूसरी शादी करनी नहीं है। एक उसका पति है, वही उसका परिवार है, उसमें उसको सेट होना है। अब क्या हो गया, कहीं ना कहीं लोभ हुआ तो लड़की के माँ बाप भी इसमें कहीं कहीं गलत भूमिका निभाते हैं। कहीं कहीं ससुराल वालों की गलत भूमिका होती है, कहीं कहीं उसके अपने संस्कारों की अहम की गलत भूमिका होती है। इन चीज़ों के कारण परिवारों में ये बिखराव देखने में आता है। तो बस सबसे पहली चीज़ जिसको हम अपने सभी भाई बहनों को, लड़कियों को, उनके पतियों को कहना चाहेंगे, लाइफ इज इम्पोर्टेंट। और जीवन कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये लंबी यात्रा है। इस पर हम कुछ अपने जीवन में कुछ नियम जैसे बनाकर चलें कि हम टकराव की स्थिति पैदा नहीं करने देंगे और हम बहुत मिलजुल के करेंगे। मुझे एक बात याद आ गई, जब हमारा पहला डेलीगेशन विदेश में गया 1971 में, तो एक बहुत सुंदर बात वहाँ अनुभव में लोगों ने सुनाई। जो 5 हमारे भाई बहनें गए थे, वो किसी देश में जा रहे थे, तो टैक्सी में जा रहे थे ना, तो टैक्सी में कोई और भी बैठा था, वो बात कर रहे थे, इनको इंडियन देख के बात कर रहे थे कि देखो इंडिया में माताएं मोटी मोटी हो जाती हैं तो भी अपने पतियों को छोड़ती नहीं हैं। क्या है यहाँ, हमारे देश में जरा कुछ गड़बड़ हो जाए तुम अलग हम अलग, ये मोटी हो गई अब हमारे काम की नहीं, भागो। तो वो सुना रहा था कि लोग चुपचाप, वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे, पर इनमें से कोई एक उनकी भाषा समझते थे कि भारत में क्या है, ऐसा क्या जादू है कि यहाँ सेपरेशन नहीं होते, यहाँ लोग एक दूसरे को इस तरह तलाक देते नहीं हैं, बहुत प्यार से रहते। हमने जब ये बात सुनी हमें बड़ी खुशी हुई, और तब हमें ये पता नहीं था कि तलाक क्या होता है, इतनी बुरी चीज़ है। ये शब्द ही हम लोगों के लिए नई चीज़ थी, क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा था नहीं। तो वास्तव में इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी ऐसी बहुत अच्छी शिक्षाएं सबको दे रहा है और
बहुत परिवारों के हमारे पास भी अनुभव हैं जो टूटने से बचे हैं जब उन्होंने ज्ञान और योग सीखा। जी। तो कई धारणाओं की इसमें ज़रूरत होती है जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं। बिल्कुल। भ्राता जी, कई बार कहीं ऐसा नहीं लगता कि वैचारिक जो मतभेद हैं, वो कहीं एक प्रकार से कारण बन जाते हैं कि अब एक विवाहित होकर के लड़की आई, पति के विचार अलग हैं, पत्नी के विचार अलग हैं और कई बार ये वैचारिक मतभेद जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं सेपरेशन के कारण बन जाते हैं? बिल्कुल, ये एक पहला कारण हम इसको कहेंगे। अब क्या है कि लड़की एक घर में पली है, जी। वो 20 साल, 22 साल या 25 साल जितने साल भी मैरिज से पहले उसने बिताए हैं, उसके संस्कार, वहाँ का व्यवहार, वहाँ क्या था सब कुछ, बचपन से उसको क्या सिखाया गया, माँ-बाप ने उसको क्या संस्कार दिए, ये सब लेकर वो एक नए परिवार में आई है। जी। अब दोनों बातें हैं कि जिस परिवार में आई हैं वो उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा वो सबसे कितना मिलती है, उसके अपने संस्कार विचार, यहाँ के अपने संस्कार विचार। और जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे कि सब लोग अब बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, तो सब में कहीं ना कहीं ईगो, जिसकी जिस तरह की एजुकेशन है, जैसा जिसका संग रहा है, वैसा वैसा उसके विचारों का, संस्कारों का निर्माण हुआ है। अब दो ऐसे व्यक्तित्व का मिलन है जिसमें कहीं कहीं संस्कार बहुत अच्छे भी होते हैं तो कहीं कहीं बिल्कुल विपरीत भी होते हैं। बहुत जगह देखने में यह आता है कि पति अगर बहुत तेज तराक है तो पत्नी शांत मिली, कहीं पत्नी तेज तराक है तो पति शांत मिला, तो ऐसे में बात बन जाती बात है। बन जाती है। लेकिन जहाँ दोनों हाई फाई मिले वहाँ खेल बस बिगड़ता ही रहता है। तो लड़की को पहले हम कहना चाहेंगे कि वो एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है और यही प्रथा है, यही होना है। मैरिज होगी तो उसको जाना है दूसरे में। अब वो अपनी पहली चीज़ों को थोड़ा छोड़े और जहाँ नए परिवार में वो गई है वहाँ से थोड़ा समझौता वो अवश्य करे। अभी उसकी सास कैसी है, उसकी ननद कैसी है और उसके पति के और भाई और रिलेटिव कैसे हैं। अब एक नई लड़की जब घर में आई है तो सब उस पर ज़रा अधिकार भी रखते हैं। कोई उस पर टोंटिंग करेगा, कोई उल्टा सुल्टा बोलेगा, कोई उसके कामकाज को ध्यान से देखेगा, कहीं गलती कर दी तो कोई मौका ढूंढेगा। किसी को उसकी किसी चीज़ से ईर्ष्या भी हो सकती है, परिवारों में ये भी हो जाता है। मान लो वो दहेज बहुत ज़्यादा लाई है और उसकी पहली वाली कम लाई थी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक वेमनेस की स्थिति आ जाती है। अगर इनमें बहुत ज़्यादा एक समझदारी है, देखिए एक लड़की है बहुत दहेज लाई है, उसको बड़ा ईगो रहता है, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इनके पास कुछ नहीं है, तो उसका अहम उसके व्यवहार में झलकता है और इससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। कहीं कहीं पति इतना जेंटिल होता है कि उसको समझौता कराने में बड़ी मुश्किलात अनुभव होती है। तो ये होना चाहिए कि जब वो बहुत कुछ ले आई अपने परिवार में, एक पहलू पर हम बात कर रहे हैं, अब वो यहाँ आ गई है, कम लाई या ज़्यादा लाई, परिवार वालों को भी उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और उसको भी इसका ईगो बिल्कुल नहीं रखना मतलब याद चाहिए। ना दिलाती रहे कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये बहुत एक सुंदर चीज है और कईयों में ये कमी देखने में आती है कि वो सदा ही उस ईगो के सहित जीवन जीती हैं कि मेरे बाप ने तो मुझे ये सब कुछ दिया है ना, तुम्हारे पास क्या था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है वो बेचारे साधारण हो और उन्होंने उनका घर भर दिया हो, लेकिन एक समझदार व्यक्तित्व ये है कि वो ये जानकर खुश रहे कि हमारे माँ बाप ने यहाँ सब कुछ दिया तो सब सुखी हो गए, तो सबके सुख में हमारा सुख है। तो एक बहुत अच्छा प्रेम का माहौल रहेगा, बल्कि उसको ये भावना रहे कि जो लाई हूँ ना मैं, वो आप सबका है, मेरा थोड़ा ही। अगर वो ऐसी बातें सबसे करे तो देखो कितना माहौल कितना सुंदर हो जाएगा। मतलब बात थोड़े से व्यवहारिक परिवर्तन की है, बात वैचारिक परिवर्तन की है। एक पहलू आपने कहा भ्राता जी, चलो बहुत ज़्यादा दहेज लाई है, ईगो है और वो यहाँ पे बार बार उस बात का जिक्र कर रही है, और दूसरा पहलू ये भी होता है कि दहेज बहुत कम लाई है। अब ऐसी कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है कि कुछ लाई नहीं, तेरे माता पिता बहुत गरीब परिवार के हैं। ऐसे में बेचारी वो कैसे अपने आप को तैयार करे? बिल्कुल, इसमें उसको काफ़ी सहन करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे केसेस जाती हैं कि परिवार के सारे लोग कमेंट्स करते ही रहते हैं, टोंट करते ही रहते हैं, तुम गरीब घर में पली हो, तुमने क्या सीखा है, तुम्हारे संस्कार भी ऐसे ही होंगे, तुम्हारी माँ भी ऐसी होगी, वो भी कुछ नहीं लाई होगी। एक बहुत भारी बात हो जाती है। दहेज वाली बात तो चलिए एक पहलू है, लेकिन माता पिता पे जहाँ बात आती है कि तुमको कुछ सिखाया नहीं है या तुमको कुछ भी संस्कार नहीं दिए हैं, तो ये उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है वहाँ फिर एडजस्ट करना। अब क्या करना
करना चाहिए इसमें कि जिस ससुराल में वो आई है जी। उन्हें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि एक सुशील कन्या, एक चरित्रवान कन्या, वो सबसे बड़ा धन है। अगर वो बहुत एक्टिव है, उसका व्यवहार बहुत सुंदर है, तो वो सबसे बड़ा खजाना है ना। देखिए धन संपत्ति, टीवी, ये वो लाई, वो तो कल टूट जाएंगे, किसी के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। उनसे ज़्यादा महत्व है कहीं मनुष्य के जीवन का, उसके स्वभाव का, उसके चरित्र का। एक बहुत सुशील कन्या, एक बहुत चरित्रवान कन्या उनके घर में आई है, वो उसको बहुत बड़ा धन समझें। देखिए इसके विपरीत कहीं कहीं ये हो जाता है कि बहुत तेज तराक आ गई, धन संपत्ति बहुत ले आई, तो लोग सोचते हैं इसकी धन संपत्ति तो बेकार, हमारे लिए इसने तो सबके नाक में दम कर दिया है। तो ये ससुराल वालों को ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि अब वो लड़की हमारे परिवार की एक सदस्य है। अब हम सब जैसे हैं, वो भी, उसकी पालना भी हमें वैसे ही करनी है। आगे पीछे की बातों को याद दिलाकर, कमेंट्स करके, टॉन्टिंग करके अपने परिवार के माहौल को निगेटिव नहीं बनाना चाहिए। इससे दूसरे का मन भी उदास होगा और उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। वो जो कार्य करती है, जो वो टैलेंट्स अपने साथ लाई है, उसमें गिरावट आएगी, तो एक तरह से परिवार को नुकसान होगा। इसलिए जहाँ ये दहेज आदि कम आता है, वहाँ सास को विशेष रूप से चाहिए कि वो इसे स्वीकार करे। और हमारे पास तो लक्ष्मी, सच्ची लक्ष्मी आ गई है। हो सकता है वो आत्मा बहुत भाग्यवान हो और उसके परिवार में आते ही वहाँ आनंद छा जाए, वहाँ धन संपदा की वृद्धि होती रहे, भाग्य सबका चमक उठे। ऐसा बहुत बार देखा जाता है। और कोई धन संपदा बहुत लेकर आई हो लेकिन उसका भाग्य अच्छा ना हो और उसके आते ही सब कुछ बिगड़ने लगे। इसलिए असली संपत्ति तो मनुष्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबको उसको प्यार देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। जी, बात तो भ्राता जी हम लोग दहेज की कर रहे हैं कि चलिए वो ज़्यादा लेके आई या कम लेके आई, लेकिन सारा तबका या एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि दहेज ही वास्तव में मूल कारण बन जाता है इस प्रकार की समस्याओं का। तो आप क्या कहेंगे कि दहेज का जो ये लेन-देन है, क्या ये होना चाहिए विवाह में? अब देखिए ये कहना तो बिल्कुल सरल है कि नहीं होना चाहिए, जैसा कि लोग कह देते हैं, लेकिन एक माँ बाप भी ये चाहते हैं वो अपनी बच्ची को बहुत कुछ दें। चलो लेने वाले न भी काम ना रखें, लेकिन माँ बाप का ये प्यार, और जैसे बच्चे लड़के उनकी संपत्ति के अधिकारी होते हैं, आजकल तो लड़कियों को भी दे दिया गया अधिकार, तो माँ बाप ये चाहते हैं हम अपनी लड़कियों को भी कुछ दें ताकि हमारी लड़की का ससुराल में सम्मान भी बढ़े और वो खाली न जाए। सब कुछ अच्छा लगता है। देने की भावना भारत में एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन देने में जो कंपटीशन होता है, देने में जो दिखावा होता है, या देने में कहीं ना कहीं जो ईगो की फीलिंग्स पीछे होती है, इससे मुक्त होकर यदि एक नॉर्मल रूप से दिया जाए तो उसमें कोई हर्जा भी नहीं है, लेकिन इसको लोभ लालच का रूप न दिया जाए। बिल्कुल, मतलब चाहना ना हो, डिमांड ना हो कि इतना मिलेगा तभी हम शादी करेंगे। या कई बार ये सुनने में आता है कि बार-बार डिमांड किया जाता है ससुराल वालों की तरफ से कि तुम अपने परिवार से इतना-इतना लेकर के आओ, और नहीं लाती है तो कई बार हमें बहुत ही दुखद घटना सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार की लोभ की स्थिति, इन चीजों को खत्म कर देना चाहिए। अभी ये सुनने में ही आता है कि सास ससुर बार-बार कह रहे हैं कि इतना लाओ अपने परिवार से। अब लड़की जानती है हमारा परिवार गरीब है, वो उनको बेचारों को कहना भी नहीं चाहेगी, उन पे दबाव नहीं रखना चाहेगी, तो इसमें ये बुरी केसेज, कोई सुसाइड करता है, ये जो कुछ भी आजकल हो रहा है वो होते हैं। तो दहेज ठीक है, उसमें लोभ लालच नहीं होना चाहिए और ये एक सम्मान की बात है, लेकिन मूल बात ये है कि इस आधार से परिवारों को तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। भ्राता जी कुछ प्रश्न हमारे पास हमारी चर्चा को सुनकर के आए हुए हैं। इनमें से पहला है, रागिनी शर्मा जी ने हमें फ़ोन किया था। ये कहती हैं कि मेरे ससुराल वाले नौकरानी की तरह मुझसे काम लेते हैं, व्यवहार करते हैं। मेरे पति भी मुझसे नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, सोचती हूँ कि क्यों ना जीवन भर इनकी चाकरी करने की बजाय डिवोर्स लेकर स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाऊँ। क्या करना चाहिए? देखिए इसकी बात तो कहीं ना कहीं सत्य है ही, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को ठेस लगता हुआ देखकर, बार बार देखे, रोज रोज देखे, सहन नहीं कर पाता है। सबसे बड़ा मनुष्य का आत्मसम्मान ही होता है। तो वास्तव में रागिनी के जो ससुराल वाले हैं उनकी बहुत बड़ी गलती है, उनको उनसे मानवीय व्यवहार करना चाहिए, बल्कि हम तो ये कहते हैं नौकरों से भी नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमने कितने परिवारों में ऐसे नौकर देखे कि
परिवार वाले मालिक उनको नौकर समझते ही नहीं, मतलब एक और सदस्य की तरह वो परिवार समझते में हैं। ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे वो उनके बिल्कुल अविनाशी अंग बन गए हैं। जी। कितना मजा आता है, वो फेथफुल रहते हैं, ये सारा घर उन पे छोड़ के जाते हैं, वो सारा काम काज निपटा देते हैं, तो कितना अच्छा रहता है। नौकरों से भी नौकरों जैसा व्यवहार न हो, सम्माननीय व्यवहार हो, वो कुछ गलती भी करें प्यार से उसको करेक्ट किया जाए, तो फिर भला जो अपने हैं उनसे तो ये व्यवहार कहीं भी मान्य नहीं हो सकता। उनको अपना व्यवहार बिल्कुल ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा रागिनी को कि देखिए, डाइवोर्स लेकर अलग अपनी पहचान बना लेना वो संकल्प तो ठीक है, लेकिन अकेला जीवन जीना और समाज की बहुत सारी बातें सुनना, और फिर उस अकेले जीवन में भी मनुष्य को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, दुनिया बहुत गंदी है, उस सब के लिए इतना सहज नहीं होता है। इसलिए मैं रागिनी को कहूँगा स्पिरिचुअल नॉलेज लें, अगर इन्होंने नहीं ली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसी बहुत सारी सुंदर बातें सिखा रहा है, उसमें स्वचिंतन, अपने को परिवर्तन, अपने स्वमान को स्वयं बढ़ाना, इन सब से हम दूसरों के व्यवहार को भी परिवर्तन करने की प्रेरणा दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा सिद्धांत स्वयं भगवान ने सिखाया है, अगर तुम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे तो सम्मान परछाई की तरह तुम्हारे आगे पीछे रहेगा। तो रागिनी को ये सीखना है कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज ले, श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करे, और डाइवोर्स की बात को अभी कुछ छोड़े, पहले अपने स्वमान को बढ़ाए, और फिर देखे कि वो अपने स्वमान के द्वारा उन आत्माओं को गुड वाइब्रेशंस देकर, उनके लिए शुभ भावनाएं पैदा करके कैसे उनको बदल सकती है। और ये संभव है कि दूसरे का व्यवहार पूरी तरह बदल जाए, क्योंकि हमारा स्वमान दूसरों के व्यवहार को बदल देता है। तो पहले ये करें। इनका सोचना तो ठीक है, क्योंकि ये कष्ट पा रही है, इमोशनली इन पे अटैक हो रहा है बार बार, और मनुष्य इसको टॉलरेट नहीं कर सकता कहीं और भी। ज़्यादा बड़ी बात ये है भ्राता जी कि पढ़ी लिखी है। तो ये सोचती हैं कि जब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो वास्तव में अपने पैर पे खड़ी हो सकती हूँ, अपना अस्तित्व मैं खुद बना सकती हूँ। तो ये भी इनका सोचना कहीं ना कहीं नहीं, इनका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें दूसरा पहलू भी सोचना है, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, मान लो ये अपने परिवार में जाए, वहाँ इसके भाभी और भाई होंगे, 2 होंगे, अब वो इनको कितना स्वीकार करते हैं। पहली बात, नारी में नारी के प्रति इतनी सम्मान की भावना आजकल नहीं देखी जाती है। वो कहेंगे ये कहाँ हमारे पास आ गई है, अब इसको हम संभालेंगे। तो और भी समाज में, जैसे मैंने कहा, लोगों की क्रिमिनलाइज है, गंदी दृष्टि है, किसी को भी अकेला देखते हैं, और बिल्कुल कि ये अनमैरिड है या बिल्कुल अलग रहती है, तो कई गलत तत्व उनके पीछे लग जाते हैं, उनको फेस करना पड़ता है, फिर नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि पहले वहाँ उस चीज़ को ठीक किया जाए, और जब मनुष्य बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करता है तो उसके पास कई तरह के सुंदर अनुभव बढ़ते हैं, उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है बहुत ज़्यादा। एक है समस्याओं से भाग जाना, वो भी कहीं कहीं ठीक होता है, भाई छोड़ो इन समस्याओं से मुक्त हो जाए। लेकिन समस्याएं तो हमारे पीछे पीछे भागती है ना कहीं मनुष्य का भाग्य भी उसके पीछे पीछे चलता है। मनुष्य स्थान बदल सकता है, मनुष्य मनुष्यों से अलग हो सकता है, लेकिन भाग्य का वो क्या करेगा, वो उसके पीछे चलता है। इसलिए बेटर ये है कि ये कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज लें, राजयोग का अभ्यास करें, अपने स्वमान को बढ़ाएं, और उनको गुड वाइब्रेशंस दें रोज सवेरे। मैं उसकी विधि बता देता हूं, और फिर चेंज देखें उनमें। ये काम ये 6 मास अवश्य करें, और ये जो इनका संकल्प है तलाक लेने का, इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन करें, बाद में सोचेंगे। सवेरे उठते इनको ये सोचना है, मैं स्वमान की बात कर रहा हूँ, मैं भगवान की संतान, एक महान आत्मा हूँ, पहली गुड फीलिंग। और उन सबको भी देखेंगे कि ये भी भगवान की संतान है, महान आत्माएं हैं। फिर इसके मन में जो उनके प्रति घृणा हो गई है ना, अब इसको चेंज करेंगी। ये नो, दे आर गुड सोल्स, दे आर माई गुड फ्रेंड्स, उनका व्यवहार मुझसे बहुत सॉफ्ट है, स्वीट है। सवेरे 3 मिनट इस काम में लगाएं,
मैं भगवान की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, ये सब भी भगवान की संतान बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमारा भले कोई अच्छे नहीं हैं, हाँ, भले अच्छे नहीं हैं, भले ही हमारा पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब रहा लेकिन होगा, सोचें ये कि अच्छे सोचे ये हैं। कि भगवान के जी। सभी बच्चे अच्छे होते हैं, उनकी भी कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उनको भी कहीं ऐसा व्यवहार मिलता हो, तो वो हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं। इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करके थोड़ा इफ़ेक्ट देखें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका व्यवहार बदलेगा। वो इनको बहुत प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन मैं ऐसे परिवारों को भी कहूँगा कि अपने परिवार में जो भी बहू है, बेटी हैं, सबसे प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें। मनुष्य एक बहुत इमोशनल प्राणी भी है। उसकी भावनाओं को इस तरह ठेस पहुँचाना जी। मैं तो कहूँगा एक सूक्ष्म पाप ये होता है, जिसका फल रिटर्न में उन्हीं के पास पहुँच जाता है। क्योंकि हम एक सिद्धांत और लोगों को सुनाते हैं, सुनाना चाहते हैं कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें भी कहीं न कहीं से प्राप्त अवश्य होता है। ये एक इटर्नल लॉ है इस सृष्टि का। इसलिए वो जब अपनी बहू से ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें भी कहीं न कहीं ऐसा व्यवहार मिलेगा। वो सोच लें, हमसे कोई ऐसा व्यवहार करे। उनकी भी तो बेटी हाँ, किसी दूसरे उनकी भी घर में कहीं जाए, जाएगी। उसको फिर वैसा व्यवहार मिलेगा। जी। तो इन बातों को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। हम दूसरों से स्वीट, सॉफ्ट, बड़े रिस्पेक्टफुली रहें, तो हमसे भी लोग वैसे ही रहेंगे। रहेंगे। तो भ्राता जी, एक बात तो ये हुई कि रागिनी जी राजयोग का अभ्यास करें, राजयोग सीख लें, सुबह ये प्रैक्टिस जो आपने बताई है वो करें। क्या सारे दिन भी कोई प्रैक्टिस इन्हें करनी चाहिए? हाँ, अगर ये थोड़ा-सा भी स्पिरिचुअल नॉलेज लें जैसे मैंने कहा, तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मदद करती है ऐसी सिचुएशंस को समाप्त करने में। बात फेस करने की नहीं, हम इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। जी। तो सभी को इस नज़र से देखें, वो आत्माएँ हैं। हुँ, हुँ। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इससे ऊपर उठकर ऑल आर सोल्स, चिल्ड्रन ऑफ वन सुप्रीम सोल। ये बहुत अच्छी फीलिंग, ये 2-3 बार ही कर ले दिन में कभी बैठकर, शांत में बैठे। क्या होता है ऐसे में मनुष्य के साथ कि जो उससे व्यवहार हो रहा है, वो उससे बुरी तरह से इतनी अफेक्टेड है कि और कुछ वो सोचती नहीं है। जी। वो छा जाता है उसके मानस पटल पर। अब उसे क्या करना है? मान लो सवेरे वो उठी और शांत में बैठे, 5-7 मिनट अपने को दे कि मेरा जीवन कितना सुंदर है। मुझे इस एक चीज़ के कारण अपने इस ब्यूटीफुल लाइफ को कड़वाहट से नहीं भरना है। ठीक है, उनका व्यवहार अगर गलत है, वो अगर गलत हैं, तो वही गलती मुझे नहीं करनी है। मैं तो भगवान की संतान हूँ, मैं तो महान हूँ, मैं इन सब को बदलूँगी और मैं भी उनके इस व्यवहार को इस तरह से रिसीव नहीं करूँगी। कभी-कभी क्या होता है जब मनुष्य का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है ना कि ये मेरे से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं नौकरों की तरह, तो अगर वो कभी प्यार से भी कह रहे होंगे तो लगेगा गड़बड़ है, कहीं न कहीं चापलूसी कर रहे हैं, देखा? और अगर कुछ गलती हो गई और थोड़ा-सा ज़ोर से बोल दिया तो कहेंगे देखा? नौकरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो शांत में 2 बार, 3 बार दिन में बैठें। दिन में फिर बैठें, नाश्ता आदि पूरा हो गया, सब काम पे चले गए, फिर सुंदर फीलिंग से बैठें कि मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना है। आखिर ये मेरा परिवार है ना, वो भी मनुष्य हैं, वो आत्माएँ हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। मुझे इन्हें गुड वाइब्रेशंस देने हैं, उनके वाइब्रेशंस, उनका व्यवहार चेंज हो जाए। इस तरह का चिंतन सवेरे करे, दोपहर में कर ले, दोपहर से पहले, शाम को एक बार कर ले, तो इसके अपने वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएँगे। और जब मनुष्य के अपने वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे के एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर भी बदलने लगते हैं। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं भ्राता जी कि ये 1 वर्ष के लिए अपने इस विचार को पोस्टपोन करें, डिवोर्स की बात तो अलग रही, लेकिन यदि इस प्रकार का एक सुंदर परिवर्तन जीवन में आ जाता है, तो सचमुच बहुत ही सुखद हो जाएगा माहौल और परिवर्तन। वैसे भी कहते हैं कि सामने वाले को छोड़ने की बजाय, परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करके उसको बदल देना, ये कहीं ज़्यादा एक वीरता की बात मानी जाती है। भ्राता जी, मैं अगले आपको प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। ये कहती हैं कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे पति का एक लड़की से अफेयर था और वे उसी से शादी करना चाहते थे। लेकिन परिवार वालों के दबाव में उन्होंने मुझसे शादी कर ली, पर वे इस शादी से खुश नहीं हैं और ना मुझे खुशी दे पा रहे हैं।
वे उस लड़की को भी नहीं भूल पा रहे हैं, अब भी उससे संबंध है, क्या करूँ? क्या ऐसे में मुझे अलग हो जाना चाहिए? यहाँ हुँ। भी एक अलगाव की हाँ, हाँ। बात है और ये ये वाली बात भ्राता हाँ, जी, कल भी शायद हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ। किसी लड़की के लिए सबसे दुखद बात होती है पत्नी के लिए कि पति का संबंध कहीं और हो। अभी ये आजकल हमारा चारों ओर का वातावरण, स्कूल कॉलेजों का माहौल इस तरह का हो गया है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये चीज़ जो एक कॉमन सी रस्म पड़ गई है भारत में, पिछले 5-7 साल से ही ये ज़्यादा बढ़ी है हुँ, हुँ। और नो डाउट कि किसी पत्नी के लिए ये बहुत बुरी चीज़ होती है और जब वो फ़ोन पर उनको बात करते देख लेती है, हुँ, तो वैसे कोई मनुष्य इसको टॉलरेट नहीं कर पाता। जी। ख़ैर अभी इसमें डाइवोर्स देने की बात फिर हम कहेंगे, थोड़ा समय इनको पोस्टपोन करना चाहिए और हो सके तो ये बात अपनी सास से वो कहे, उनको कन्विंस करे कि देखो भई अब ये पूरा हो चुका है, अब तुम्हारी मैरिज हो गई है। जिस तरह भी हो, या ये अपने माँ-बाप से बात करे, अकेले इसको भी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये अपने परिवार वालों की सहमति से ये निर्णय ले हुँ, हुँ। और अपनी सास को भी कहे कि वो उनको समझाए अवश्य, ताकि ये जो एक बहुत बड़ी दुविधा इनके सामने, नो डाउट ये बहुत बड़ी दुविधा है, इससे घर में जी। अशांति होती है हुँ, हुँ। और एक नारी के मन में तो न जाने क्या-क्या उठता रहता है। बिल्कुल, वो उसको कितने सारे सपने हाँ, लेकर के आती हाँ, है उसको एक नए जीवन से ही परिवार में। वैराग हो जाता है और लोग इसमें जीवन लीला को ही समाप्त करने पर भी उतारू हो जाते हैं। जी। इसलिए मैं इनको भी कहूँगा, वैसे स्पिरिचुअलिटी के प्रभाव से इस निर्णय को अभी ज़रा पोस्टपोन करें और अपने अच्छे वाइब्रेशंस दें। पहले अपने पति को सुधारने का हर तरह से भरसक प्रयास करें, हुँ, ताकि इसके मन में भी ये अरमान न रह जाए हुँ। कि भई मैंने भावुकतावश ये ऑल ऑफ ए सडन निर्णय ले लिया, सोच समझ के नहीं लिया। जी। तो इस तरह से इनको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, भ्राता जी, वैसे ये सचमुच बहुत ही गंभीर-सा प्रश्न है, गंभीर-सा मुद्दा है और ऐसे में उन्हें क्या अभ्यास करना चाहिए, इस पे मैं ज़रूर कल आपसे विस्तार में बातें चाहूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे परिवारों में संभव है कि ऐसी केसेज़ यदा-कदा किसी न किसी को सामना करना पड़ता हो, तो ऐसे में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ हम आपसे ज़रूर चाहेंगे। आज वक़्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन सुंदर प्रकाश कि परिवार को कैसे बचा के रखें, इस समस्या का क्या समाधान है, बहुत अच्छा प्रकाश आज आपने दिया है। आपका बहुत-बहुत भ्राता जी, शुक्रिया। मित्रों जैसे ही हम परिवार शब्द कहते हैं तो वास्तव में परिवार कितना मीठा शब्द है, कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। कहते हैं पूरी दुनिया भी घूम करके आ जाओ ना, लेकिन अपने परिवार में जो संतोष मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि परिवार में इस प्रकार की कलह की स्थिति यदि हो जाए, तो व्यक्ति परिवार से कटा-कटा रहने लगता है, वो घर स्वर्ग नहीं रह पाता। आवश्यकता है घर को स्वर्ग बनाने की और हम अपनी आपसी समझ से घर को स्वर्ग बना सकते हैं। समाधान लगातार आपको ये प्रकाश प्रदान कर रहा है। आप बने रहिएगा, इस सुंदर विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि हम अपने परिवार को सुंदर और सुखद बना सकें। नमस्कार।